पालमपुर गांव की कहानी इसके अंदर है। एक ऐसी आईपीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट दृष्टि आईएएस के दबाव में आकर के बोलती है कि इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ के क्या करोगे, उसमें तो पालमपुर की कहानी है। तो आज स्वयं तय करिएगा पढ़ने के बाद कि आपको कुछ इसमें मिला कि वो आईपीएस ही सही थी। तो चलिए देखते हैं। कहता है इस कहानी का उद्देश्य, देखिए पहले लिख दिया है, उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से आपको परिचय कराना है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं उनके बारे में आपको पहले बताएगा कि प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की, पूंजी किसको कहते हैं, इन सब टाइप के चीज़ों का कहता है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। कहता है पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघुस्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मतलब कि आप जब इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या इसमें पढ़ के कहानी में बताया कि आप जो भी उत्पादन का क्रिया करेंगे उनमें आपको कुछ रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ भी आप अगर प्रोडक्शन करने जाएंगे, आप ना वो मोटका मूंगफली में नमक डाल के आप पॉलीथीन में पैक करके बेचना चाह रहे हैं, खारी सिंह, तो उत्पादन ही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए प्राकृतिक संसाधन, यानी मिट्टी। खेतिए ने होगा, मूंगफलिए ने उगाइएगा तो उसमें खारी कहाँ से लगाइएगा, समझ गए। उसके बाद क्या कहता है, मानव निर्मित वस्तु। मूंगफली को पैक जब करना शुरू किए तो जो पॉलीथीन में पैक किए तो पॉलीथीन क्या हुआ, मानव निर्मित वस्तु, ठीक है। उसको जो मशीन में डाल के मारे ऐसे और वो बंद हो गया, तो मशीन जो बनाए वो क्या हुआ, मानव निर्मित वस्तु, देख रहे हैं। और मानव प्रयास, हर जगह कम से कम बटने दबाइएगा लेकिन दबाना पड़ेगा ना, मानव प्रयास। मिट्टी है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन हल तो चलाना पड़ेगा ना, तब न जाकर के आप जो है कुछ उत्पादन करिएगा। और जितना चीज़ बताए उनमें आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। अब वो आईपीएस महोदय से पूछिएगा कि ई वाला लाइन इसका मने क्या, आप मने निकल गए थे पढ़ के क्या, पालमपुर की कहानी में कुछ नहीं है। तो सबसे पहला लिखिए ये डैश देके, उत्पादन क्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधन, कुछ आवश्यक संसाधन। पहला गोला प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास, मुद्रा। एकदम 9th के बच्चे के लिए जो पहला इकोनॉमिक्स जहाँ से शुरू हुआ जो आप पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए कि आपको इसको पढ़ने के पहले ये भी दिमाग में नहीं आएगा कि हम कुछ प्रोडक्शन करने जाएंगे तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो एक तो हमेशा नेचुरल रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। बिजली बनाने जाइएगा, कोयला, नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या देख रहे हैं कि हमको चाहिए मानव निर्मित वस्तु। अब आप जो जिसमें कोयला को भट्ठी में डालिएगा तो भट्ठी बनाइएगा ना अपने से, जिस रेलगाड़ी पे ढो के लाइएगा तो रेलगाड़ी तो बनाइएगा ना अपने से। और मानव प्रयास, ये सब करेगा कौन, ऐसा तो है नहीं कि ट्रैक जो है वो घोड़ा बिछा देगा हमारे बदले, वो हम ही बिछाएंगे, मानव प्रयास। और अंतिम में कहता है कि उस सब के लिए आपको मुद्रा, करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब करेंसी आगे के चैप्टर 10वां में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। चेक भी दे सकते हैं,
करेंसी बोल रहा है, रुपया नहीं बोला। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि क्या भारत के 2 लाख लड़कों के साथ वो मैडम खाली विकास दिव्यकृति का जो है मार्केटिंग करने के लिए धोखा की कि नहीं की। एक बच्चा जो एकदम प्योर समझिए साइंस बैकग्राउंड का है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो इस चीज़ को बिना पढ़े और सीधा उसको आप M1, M2 या C1, C2 पढ़ाने लगिएगा, उसको क्या समझ में आएगा? करेंसी के प्रकार, ठीक है ना। अभी लड़का यहीं पे परेशान है कि मुद्रा क्या है, और आपको टाइप्स ऑफ मुद्रा हम डायरेक्टे पढ़ाने लगे कि मुद्रा कहते किसको हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप ये सोचिए कि हम तो ये नहीं कहेंगे कि IPS बन गई तो उनको या IAS बन गई तो उनको नॉलेज नहीं था। नॉलेज था, लेकिन वो जो हैं वो विकास दिव्यकृति को जो है ऊपर ले जाने के लिए कि तब लोग आके उन्हीं का पैर पकड़ ले। क्यों? तो विकास दिव्यकृति के अस्मिता कोर्स में वो पढ़ाई की थी। फ्री में दिल्ली में रहना, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना, तो वो अपना जो है क्या कहते हैं ऋण चुका के गई। लेकिन ऋण ऐसा नहीं चुकाना चाहिए। क्यों? लड़का नकारात्मक हो जाएगा। क्या 9वां किताब पढ़ के हम क्या करेंगे? देखो IPS मैडम बोल दी। अब आइए आगे। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो आइए अब कहानी पढ़ें। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान कुछ बड़े हैं, ईंट सीमेंट के बने हैं। दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है। वे गांव के कोने में एक छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेत में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। सब एक आपको परिचय दे रहा है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बतलाती है। क्या बतलाती है सो देखिए। अब मनुष्य इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार का करता है। तो पालमपुर को पढ़ने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि भारत के गांव में कृषि उत्पादन की मुख्य गतिविधि है, और दूसरा है गैर कृषि गतिविधि। अब गैर कृषि गतिविधि में क्या शामिल है? तो लघु विनिर्माण, कुछ छोटा छोटा हाल का फाल बनाना। देख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, बैल के ऊपर जो जुआ लगाते हैं वो बनाना। बैलगाड़ी के चक्का के ऊपर जो है वो लोहा का फाल लगाना, ये है लघु विनिर्माण। परिवहन, बैलगाड़ी चल रहा है, घोड़ा गाड़ी चल रहा है। दुकानदारी, दुकान भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं गैर कृषि। इसका मतलब कि आज के डेट में भारत के गांव में दोनों प्रकार की गतिविधियां हैं। कृषि मुख्य हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन की मुख्य गतिविधि है, लेकिन ये नहीं समझना है कि वहाँ गैर कृषि गतिविधि नहीं होती है। अब आप इस चीज़ को फिर सोच करके देखिए कि जिस बच्चे के पास एकदम इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, वो इस माइक्रो एनालिसिस तक नहीं पहुँचेगा। वो कहेगा गांव में खेती, खेती बड़ी गतिविधि है, लेकिन हम कहते हैं कि एगो कोदाले खरीदने जाएंगे, समझ गए, कुदाल में लकड़ी जो है ठोकवाने जाएंगे, क्या हुआ, दुकानदार ही कोई होगा ना जो हमको ये करके देगा। तो इसीलिए दोनों प्रकार की गतिविधि।
और अब इस सेक्शन में आप सोच के देखिए, हम एक बार फिर बता रहे हैं कि हम एक बार उस आईपीएस मैडम को फिर भी नहीं उतना ज़्यादा मतलब कि दोष दे रहे हैं। क्या है, 21 साल की अभी वो बच्ची है, वो अभी खाली पास की है, वो पॉलिटिक्स नहीं समझ रही है कि हमारा जो गुरु है वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। समझ गए? वो हमको यहाँ खड़ा करके और यूट्यूब में हमसे बुलवा के करोड़ नहीं कमाएगा, 100 करोड़ कमाएगा उसके बाद कि तुम एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमारा वाला जो एक इकोनॉमिक्स हम 20 पन्ना में तैयार करवाए हैं 5 गो प्रीलिम्स फेल वाला से, उसका वाला पढ़ो और तुम भी फेल हो जाओ, उधर ही रहना, इधर नहीं आना। ये जो है देखिए, मतलब कि हम अगर उस टीचर के विरुद्ध में बोलते हैं, विकास दिव्यकीर्ति के विरुद्ध में खुलकर बोलते हैं, तो हाल वही है कि लोगों को अभी पता ही नहीं चल रहा है कि ये राष्ट्रद्रोह कर रहा है। हम जो शब्द यूज कर रहे हैं समझिएगा, राष्ट्रद्रोह, कि आने वाले व्यक्ति का दिमाग को ब्रेन वॉश करके अपने में कन्वर्ट कर दे रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही पढ़ो। आज 73वां क्या कहते हैं यूपीएससी का वो आ गया एनुअल रिपोर्ट, आज ये आया है। आप देख लीजिए कि क्या हाल है अपने गुजरात का। 198 लड़के का पूरे गुजरात से खाली पीटी निकलता है, 198 हमारे 6 करोड़ की आबादी में। उसमें 38 गो खाली गुजराती मीडियम का होता है बस, बाकी अंग्रेजी मीडियम का है। गुजराती मीडियम का लड़का किसका शिकार हो गया? विकास दिव्यकीर्ति के शॉर्ट्स का, वो हिंदी वाला को ही देखेगा। चलिए मान लेते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति अगर बहुत अच्छा काम किया होता, तो हिंदी माध्यम के 12,000 में कितने लड़के का पीटी निकला है वो भी तो पता लगाना होगा। तो आप देखिएगा उसमें 470, 500 लड़का भी नहीं है जिसका कि हिंदी माध्यम से पीटी निकल रहा है। 10,000 को पढ़ा रहा है वो आदमी, 5,000 को पढ़ा रहा है खान, 4,000 को पढ़ा रहा है संस्कृति आईएएस वाला। कोई एक को हम नहीं बोल रहे हैं। वो जो है क्या नाम है उसका, अवध ओझा, वो भी पढ़ा रहा होगा 2,000 3,000 को। तो मना 15,000 लड़का में 500 लड़के का पीटी हिंदी माध्यम से नहीं निकल रहा है। आखिर वो कर क्या रहा है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग राष्ट्रद्रोह कर रहा है, कि ये किताब नहीं पढ़ना है, समझ गए? बस हम जो बना के देंगे ना, बस वही आपके लिए भगवान है। अब आइए आगे देखिए तो, और आगे तो पहले इसको लिखिए, भारत के गांव की प्रमुख गतिविधि, डैश दे के लिखिए, भारत के गांव की प्रमुख गतिविधि। पहला गोला नहीं, डैश दे दीजिए, एक ही तो है। प्रमुख गतिविधि खेती, इसी में डैश दे के खेती। अब आगे लिखिए, भारत के गांव की अन्य उत्पादन गतिविधि। गैर कृषि क्रिया, उसके अंदर लिखिए 1 लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी इत्यादि। दुकानदारी इत्यादि। अब आइए देखिए तो, कहता है कि अब हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद, यानी अब आप उत्पादन के बारे में सामान्य बात जो है वो जान गए हैं। क्या सामान्य बात जान गए हैं? तो ये बात जान गए हैं आप उत्पादन के बारे में कि उत्पादन के क्रिया में क्या क्या शामिल है, उत्पादन कितने प्रकार का होता है, कृषि कार्य क्रिया उत्पादन, गैर कृषि क्रिया उत्पादन। गैर कृषि क्रिया उत्पादन में क्या क्या होता है, ठीक है। और अब जरा हम लोग ये जानें इसके बाद कि उत्पादन का संगठन क्या है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कुछ भी चीज़ का उत्पादन करने जा रहे हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। मतलब कि आप कुछ ऐसा नहीं बना लीजिए या ऐसा कोई सर्विस मत तैयार कर लीजिए कि जिसका हमको ज़रूरत ही नहीं हो। मैंने एक उदाहरण बता रहे हैं कि जिस समय तक लोगों के मन में भरोसा नहीं आएगा कि चांद पे जाया जा सकता है, तो आप एक एयरक्राफ्ट बना लीजिए कि नहीं हम आपको ले जाएंगे और घुमा के ले आएंगे। आदमी आप पे भरोसे नहीं करेगा, आपका वो वाला उत्पादन फ्लॉप हो जाएगा। आप सोचिएगा कि हम 2012 में पहली बार बोले थे कि बच्चे को अगर कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। नहीं समझा, हम 12 में बोले थे। आज सारे क्लास वाले क्या कह रहे हैं, अब वो उत्पादन जो है वो फ्रूटफुल हो गया कि ना ये तो करना ही चाहिए। तो उत्पादन वही है जिसकी हमें आवश्यकता है, नहीं है तो उत्पादन करने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये लाइन लिखिए उत्पादन का संगठन के अंदर। उत्पादन का उद्देश्य वस्तु और सेवा उत्पादित करना है। या तो आप मोबाइल का उत्पादन करिएगा, वस्तु होगा, और नहीं तो इसके अंदर एयरटेल और जियो का सिम डालिएगा, सेवा देगा। देख रहे हैं ना, वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अब देखिए कहता है उत्पादन के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता है, और जो जो चाहिए ये देखिए काला में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ सब काला में लिखा हुआ है, अभी और आगे आएगा। तो कहने का मतलब कि वो 4 क्या है वो जाने। तो पहले डैश दीजिए, नहीं हेडिंग लगाइए, उत्पादन नहीं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें। देखिए आप कुछ भी उत्पादन करके देख लीजिए के बारे में सोच के, आपको कितना भी आप नैरो हो जाइए, एगो 10 बाय 20 का दुकान तो चाहिए। वो दुकान हवा में तो लटका हुआ है नहीं, यानी ज़मीन चाहिए। ठीक है, आप एक बार सोच के देखिए कि आप एक ऑफिस खोले हैं और वहाँ 6 घंटा आप बैठ रहे हैं, तो बाहर वाला पानी पिलाइए या नहीं पिलाइए, स्टाफ या तो अपने लेकर आवे या आप पिलाइए, पानी का ज़रूरत तो पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए कि मिनरल से किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो खनिज चाहिए। आप अगर जंगल के किसी उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं तो जंगल चाहिए। तो सबसे पहला आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। कुछ भी प्रोडक्शन करिएगा तो पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो लिखिए इस चीज़ को, फर्स्ट नंबर भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। ब्रैकेट में कर दीजिए संसाधन के जल, वन और खनिज। अब आइए दूसरी आवश्यकता। तो दूसरा लिखिए श्रम। सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास श्रम में जोड़ लीजिए, बहुत छोटा ऑफिस है फिर भी एगो प्यून रखें, कोई नहीं है तो कम से कम एगो तोमर सर तो होंगे जो पढ़ाएंगे। कुछो खोल के देखिए, तो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा लिखिए श्रम। अब श्रम 2 प्रकार का चाहिए होगा। मान लीजिए कि ये क्लास जिस दिन हम खड़ा किए और हम जो है ये बेंच डेस्क बनवा के मंगवाए, तो जो आदमी नीचे से इसको लेकर ऊपर आया होगा वो शारीरिक श्रम किया होगा, और हम जो आकर के आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या है, मानसिक श्रम।
ठीक है, सब जोड़ के देखिए। पानी का बोतल पड़ा हुआ है, तो जो बोतल लेके रोज आ रहा है वो शारीरिक श्रम, ठीक है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मानसिक श्रम। तो श्रम 2 प्रकार का होगा। तो लिखिए इसमें, श्रम 2 प्रकार के, शारीरिक और लिखिए 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक नहीं, बौद्धिक, अब मानसिक नहीं, बौद्धिक और तकनीकी। अगर यहाँ ये कैमरा लगाने वाला जो आदमी है वो शारीरिक श्रम तो नहीं कर रहा है, तो तकनीकी श्रम कर रहा है। आज मान लीजिए इस वीडियो को हम ले करके कहें यहाँ से काटो, यहाँ से जोड़ो, इसको मिला दो, फिर ऐसे करो, वो जो आदमी कर रहा है वो क्या कर रहा है? तकनीकी श्रम कर रहा है। तो ये हो गया। अब आइए तीसरी जो आवश्यकता है उसको कहते हैं भौतिक पूंजी। तो तीसरा नंबर दीजिए भौतिक पूंजी। अब हम आप सब लोग को यही समझा रहे हैं कि एक आईपीएस या आईएएस हो गया है और वो जो कह रहा है वो रामबाण है। जरा आज आप सोच करके देखिए कि जितना बच्चा वो विकास दिव्यकृति के दृष्टि आईएएस के दबाव में जो वो सेलेक्टेड कैंडिडेट बोला, उसको रामबाण मान के अगर पन्ना ही ना खोले, ये सोच के करे वो तो कह दी पालमपुर की कहानी, चैप्टरों वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रद्रोह, जो हम रोज बोल रहे हैं कि आप एक बच्चे के दिमाग में जो लॉजिक उत्पन्न होता कि उत्पादन में क्या क्या होता है वो होने ही नहीं दिए। आप बैठ के अब क्या कह रहे हैं उसको कि आओ बैठो, उद्योग पढ़ाते हैं तुमको हम इकोनॉमिक्स का, लिखो भारत सरकार की औद्योगिक नीति, उसको बेसिक नहीं पता है। अब आइए आगे, भौतिक पूंजी क्या कहता है देखिए। तब भौतिक पूंजी 2 प्रकार का होता है। आप एक मशीन खरीद के लाए, मान लीजिए कैमरा खरीद के लाए, तो एक बैच के ख़त्म होते ही कैमरा का काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको कहते हैं अस्थाई पूंजी। इसमें औजार है, मशीन है। मान लीजिए कि ये हम क्लासे खरीद लिए, तो ये भवन हुआ, तो ये एक बैच के बाद थोड़े गिर जाएगा। क्या देख रहे हैं? ये है अस्थाई पूंजी। एक है जिसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है कि हमको अगर कागज़ बनाना है तो हम जितना लकड़ी उसके लिए चाहिए लाएंगे, उससे पेपर पल्प बनेगा, और वो पल्प कागज़ में तब्दील होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? आप जो है पूंजी ही है। देखिए, आप धागा लाए या आप कपास लाए, कपास से धागा जैसे बना, ये कपास ख़त्म, अब नया लाना है। लेकिन जो मशीन धागा बनाया, मशीन नहीं ख़त्म, इसलिए मशीन है अस्थाई पूंजी, और कपास क्या हो गया? कार्यशील पूंजी। काम करने तक ही वो पूंजी आपके काम आएगा। आप जरा फिर सोचिए कि आपको, लड़कों को कई बार लगता है कि तोमर सर काहे ये तीनों पीछे पड़ गए हैं। यूट्यूब में भी लिखता है कि खान और इसके, लेकिन आप स्वयं सोचिए कि अगर हम जोर दे करके आपको कहते नहीं कि इसको पढ़ना है, या हम भी अगर उसमें आ जाते कि अरे ये तो आईपीएस बोल दिया, हमको मालूम है कि उसको हमसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आईपीएस बनने से क्या हो जाएगा, तो आज आप भी पन्ना नहीं खोलते। तो क्या आप कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी में डिफरेंस समझ पाते कि किसको कहते हैं? ठीक ना? और बता रहे हैं, हम ही दोनों लाइन चुरा के एगो प्राइवेट किताब निकालते और कहते लो ये है दृष्टि के द्वारा दिया गया अमृत, पियोगे मरबे नहीं करोगे। क्यों मरोगे नहीं तो लफसाना कैसे देखोगे? अमर रह जाओगे, इधरे रह जाओगे, उधर जाने नहीं है। ये किताब पढ़ा, लफसाना का दर्शन नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो लिखिए इस बात को, भौतिक पूंजी 2 प्रकार के होते हैं। जरा मिहिर ले लीजिए। तो भौतिक पूंजी इसलिए कहते हैं कि हाथ में कुछ न कुछ आया,
समझ गए, ये हाथ में है इसलिए। तो भौतिक पूंजी दो प्रकार के होते हैं। ए में लिखिए अस्थाई पूंजी, और नहीं लगाइएगा, परमानेंट कैपिटल, स्थाई पूंजी। अब लिखिए पहले उसका परिभाषा लिखिए। वह पूंजी क्या है भाई, वह पूंजी, अच्छा वो बार बार बेचारा परेशान हो जा रहा है, क्या नाम है उसका, आरटीआई वाला। तो लिखिए वह पूंजी जिसका उपयोग उत्पादन में कई वर्षों तक किया जाता है, उसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि। अगला लिखिए कार्यशील पूंजी। लिखिए वह पूंजी यहां से जो उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं, उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं, कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। जैसे सूत या कपास इत्यादि। अब आइए, ये है भौतिक पूंजी। अब देखेंगे मानव पूंजी, ये हमारी चौथी आवश्यकता है। तो चौथा लिखिए मानव पूंजी। श्रम अलग चीज़ है, अब मानव पूंजी अलग चीज़ है। सुनिए क्या है, क्या कह रहा है। आप जो उपभोग कर रहे हैं, बाजार में जो बिक्री होगा, उसमें भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ बनाना, मतलब कि कपास लेके आना, ज़मीन में उपजाना, फिर उसको लाके यहाँ धागा बनाना, कपड़ा बना के बाज़ार को देना, ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें श्रम तो है, लेकिन दिमाग नहीं हो तो कैसे होगा। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं मानव पूंजी। तो लिखिए इस चीज़ को, ह्यूमन कैपिटल, ये वाला। स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और पूंजी, भौतिक पूंजी को एक साथ बनाने के लिए, माने किसको कहते हैं मानव पूंजी, एक साथ बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम, ये कहलाता है मानव पूंजी। अब जरा
एक बार फिर सोचिए, अब रोज़ तो नहीं है बोलेंगे, लेकिन एक बार फिर सोचिए कि आज के तारीख में अब कोई एक व्यक्ति नहीं, सेलेक्टेड कितना खतरनाक है, यूपीएससी सेलेक्टेड लड़का आपको डाइवर्ट कर दिया कि यार ये 9th के इकोनॉमिक्स में तो कुछ है ही नहीं, या एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, कुछ अनएकेडमिक टीचर वो है जो ये सब बात बोलता है। आप अगर ये पढ़ाएंगे ही नहीं और आपसे मान लीजिए ठीक है आप सब पास कर गए पीटी मेंस, इंटरव्यू में खाली इतने सा पूछ ले कि आप बताइए कि उत्पादन के और सेवाओं के, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में हमको 4 गो चीज़ बताइए क्या क्या आवश्यक है, उसमें मुँह लटका घर आ जाएगा कि नहीं लड़का बेचारा। और उस वक्त उसको, चूँकि फिर बता रहे हैं, उसको आक्रोश भी नहीं आएगा कि मेरा शोषण हो गया। शोषण जो है केवल फिजिकल नहीं होता है कि आपको 10 घंटा काम ले लिया, आपके ब्रेन को वाश किया ना कि ये किताब नहीं पढ़ना, और आप ही किताब नहीं पढ़े और चले गए, ठीक है आपका पीटी मेंस भी निकल गया, और जैसे इंटरव्यू में पूछा आप बता ही नहीं पाए कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, आपको ये पता नहीं है कि ये वहाँ था, तो आपके मन में असंतोषो नहीं उत्पन्न होगा ना, ठीक ना। उसके बाद जैसे आप आइएगा कहने के लिए, तो हम अगर मान लीजिए कोचिंग का मालिक हैं तो हमको तो पता है कि कहाँ है, तो पन्ना नहीं बताएंगे, अरे ये तो क्लास में बोले थे ना, हम यही कहेंगे क्लास में बोले थे, तुमको वहाँ बोलना चाहिए यार। कुल मिला करके आप ही हो गए आरोपी, आप ही हो गए दंडित होने वाला व्यक्ति, और जिसको दंडित होना चाहिए था कि अपना किताब बेचने के लिए तुम एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को, एक बच्चा को पहले ब्रेन वॉश किया और उससे बुलवा दिया कि पालमपुर की कहानी है, इसको मत पढ़ना, और उसके बाद तुम जो है 100 करोड़ रुपया कमा लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोह है इनका। अब आइए आगे, अब क्या कहता है कि अगर इसी को कहा जाए उत्पादन का संगठन के जगह पे कि उत्पादन का कारक किसको कहते हैं, फैक्टर, तो देख लीजिए यही है, भूमि, श्रम और पूंजी।